है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों को रीवा पन्ना का पठार हो गया था। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार हो गया था हम लोगों का। ठीक है, जब रीवा पन्ना का पठार हो गया था तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है नर्मदा सोन घाटी का, तो अब की बार हम लोगों का अब की बार वर्ग बार, तो बस ये मोटिवेशन से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो जो हम लोग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है नर्मदा सोन घाटी कि नर्मदा सोन घाटी का पठार पढ़ना है। नर्मदा सोन, अब नर्मदा सोन घाटी के सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो इसका एरिया जानेंगे कि एरिया कितना है। तो इसका एरिया है 86,000 किलो वर्ग मीटर। कितना है? इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 86,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो आपका ये पन्ना जो नर्मदा सोन घाटी जो मैंने मैप में बताया था, ये क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा, जो एमपी का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। तो क्वेश्चन आपका व्यापक में पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन है? तो मालवा का पठार। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एमपी का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। अब आपका ऑप्शन में देगा भौगोलिक क्षेत्र है। अब आपको ऑप्शन में देगा नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और ये देगा आपका कि रीवा पन्ना का पठार। तो याद रखना है क्या है आपका नर्मदा सोन घाटी, और क्या है कि रीवा पन्ना का पठार 31 कितना 31,954 वर्ग मीटर तो हो नहीं सकता है, बहुत कम है। तो नर्मदा, ये एमपी का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? तो नर्मदा सोन घाटी। याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि व्यापक में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, पूछा जाने की संभावना भी है कि एमपी का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है तो क्या है? नर्मदा सोन घाटी। और ये एमपी का सबसे निचला क्षेत्र है। एक पॉइंट और लिखना है, ये है एमपी का कैसा सबसे निचला क्षेत्र है? यह एमपी का सबसे निचला क्षेत्र है। अब निचला क्षेत्र मतलब जो यहाँ पे एमपी में क्या है? सबसे निचला क्षेत्र मतलब सबसे नीचे ढलान का वाला क्षेत्र है, ये एमपी का सबसे निचला क्षेत्र है। अब यहाँ की मृदा कैसी है? अगर यहाँ पे सब चीज जानते हैं तो मृदा के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ की मृदा कैसी है। अगर हम लोग मृदा की बात करें तो गहरी काली मृदा है। कैसी है? गहरी काली मृदा है यहाँ की, गहरी काली मृदा। कैसी मृदा है? तो गहरी काली मृदा है यहाँ की। अब यहाँ पे कृषि की बात करें तो यहाँ पे कृषि गेहूं की जाती है और चावल की कृषि की जाती है। अगर हम लोग कृषि की बात करें, कृषि की, तो गेहूं चावल की, गेहूं चावल। अब आप कृषि की बात करें तो किसकी होती है? गेहूं होता है आपका, और क्या होता है इस क्षेत्र में? चावल आपका होता है। किसमें? नर्मदा सोन घाटी में। अगर खनिज की बात करें तो जबलपुर में सबसे ज्यादा खनिज का अगर खनिज की हम लोग बात करें तो जबलपुर, जबलपुर नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत जिला लगता है। जबलपुर में कौन कौन से खनिज होते हैं तो हम लोग लिखेंगे फ्लोराइट आपका होता है, आपका संगमरमर होता है, फ्लोराइट होता है आपका, संगमरमर होता है, एंटीमनी जिसे हम लोग सूरमा बोलते हैं, एंटीमनी जिसे हम लोग सूरमा बोलते हैं। आपका क्या क्या होता है कि फ्लोराइट होता है, संगमरमर होता है, एंटीमनी होता है, फेल्सपार होता है, आपका लोहा होता है यहाँ पे, आदि।
किस क्षेत्र की बात करें? जबलपुर में फ्लोराइड होता है आपका, संगमरमर होता है, एंटीमनी, सुरमा, फेल्सपार, लोहा आदि। नर्मदापुर के आगर गांव, नर्मदापुर के गांव है आगर गांव, नर्मदापुर का आगर गांव, वहां पे टंगस्टन होता है। नर्मदापुरम के आगर गांव में नर्मदापुर के आगर गांव में टंगस्टन होता है, टंगस्टन। अब टंगस्टन क्या होता है, कौन सी धातु होती है? तो टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? बल्ब का फिलामेंट। फिलामेंट एक प्रकार से देखिए कि बल्ब में जो वो लगी होते हैं, स्प्रिंग आपकी लगी होती है, इस तरह बता रहे, जो बल्ब में क्या होते हैं, स्प्रिंग लगी होती है आपकी, ये आपका क्या होता है, इस प्रकार से जो स्प्रिंग लगी होती है वो क्या होती है? टंगस्टन की होती है। तो टंगस्टन शब्द आया, तो टंगस्टन को हम लिख लेंगे बल्ब का, इसका यूज कहाँ करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में। जो टंगस्टन होता है इसका यूज कहाँ करते हैं? बल्ब का यूज किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने में, बल्ब का फिलामेंट बनाने में, फिलामेंट बनाने में। ये आपका हुआ क्या? बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका यूज करते हैं? तो करते हैं किसका? टंगस्टन का। अब और इसकी नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की जितनी सहायक नदियां हैं, अगर नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां, नर्मदा नदी की सहायक नदियां। अब नर्मदा नदी की सहायक नदियां की बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको लोगों को पता होगा, जैसे कि आपकी तवा नदी हो गई, ये सारी नदी। कौन सी? तवा नदी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। कौन सी है? तवा नदी। तो ये सब सहायक, जिसमें पंचमढ़ी हिल स्टेशन बसा हुआ, आगे मैं बताऊंगा सब। तो सबसे पहले एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, क्षेत्रफल 86,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये एमपी का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। पहले इसकी विशेषता हुई, इसकी दूसरी विशेषता क्या हुई कि जो यह है सबसे निचला क्षेत्र है। तीसरी, इसकी जो मृदा है यहाँ की कैसी होती है? गहरी काली मृदा होती है। फिर एक बार फिर रिविजन करते हैं इसका, मृदा काली होती है तो उसमें खेती किसकी होती है? यानी कृषि किसकी होती है? तो गेहूं और चावल की होती है। फिर मैंने में लिखा है खनिज के मामले में, तो जबलपुर में जबलपुर में आपका क्या क्या होता है? तो आपका फेल्सपार होता है जबलपुर में, संगमरमर होता है, लोहा होता है, और एंटीमनी से हम लोग सुरमा बोलते हैं, फेल्सपार होता है, ये आदि होते हैं। अब नर्मदापुर का आगार गांव है, तो नर्मदापुर के आगार गांव में क्या होता है? तो वहां पे मैंने बताया क्या होता है? टंगस्टन। अब टंगस्टन का फिर थोड़ा सा साइंस में आ जाए तो टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? पूछ भी दिया जाएगा तो याद रखना डब्ल्यू होता है। एंटीमनी का क्या होता है? एसबी होता है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है कि एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? एसबी होता है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। तो याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा टंगस्टन, अगर साइंस की भी तो आपकी 10 नंबर की आएगी, तो वैसे साइंस के हम लोग वीडियो देख, लेकिन आ गया सब तो यूज कर लेते हैं। टंगस्टन का प्रतीक डब्ल्यू, एंटीमनी का एसबी, ठीक है ना? ये सब धातुएं हैं। अब क्वेश्चन फिर उठेगा कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? तो आपको सबसे अच्छी नदी पता है, कौन सी नदी तंत्र मैंने बताई? तवा नदी। अब फिर बात करते हैं नर्मदापुर के आगार गांव में क्या है? टंगस्टन। तो टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्ब का जो फिलामेंट बनाते हैं, फिलामेंट का मतलब जो बल्ब में अंदर स्प्रिंग लगी होती है पतली सी, वो फिलामेंट की होती है। वो होती किस धातु की? तो टंगस्टन की होती है। ये हुआ हम लोगों का नर्मदा सोन घाटी। तो कितना इसका क्षेत्रफल? 86,000 किलोमीटर। अब हम लोग डालेंगे सतपुड़ा महकाल श्रृंखला। कौन सी डालेंगे? सतपुड़ा महकाल श्रृंखला। ये आपका नर्मदापुरम हुआ। तो सतपुड़ा महकाल श्रृंखला के अंदर आपको पहाड़ियां तो पता है, सबसे पहले राजपीपला, राजपीपला के बाद ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ के बाद महादेव, महादेव के बाद महकाल, महादेव के बाद आपकी महकाल श्रृंखला है, ठीक है ना? तो हम लोग डालेंगे सतपुड़ा महकाल श्रृंखला। सतपुड़ा महकाल श्रृंखला। तो सतपुड़ा, सबसे पहले इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया कितना? क्षेत्रफल, इसका एरिया है 34,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इसका एरिया कितना है? 34,000 किलोमीटर स्क्वायर।
अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसमें किस प्रकार है। तो इसमें मैंने बताया था सतपुड़ा में 3 पहाड़ियां बटी हुई है, कौन कौन सी? ये छत्तीसगढ़ में चलेगी, ये आपकी 4 पहाड़ियां हुई। लेकिन फिर नाम इनके क्या क्या है? तो सबसे पहले इसका क्या नाम है? राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला। राजपीपला। ओके, इसका क्या नाम है? ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़, राजपीपला ग्वालीगढ़। इसका क्या नाम है? महादेव। महादेव पहाड़ी। अब इसका क्या नाम है? मैकाल श्रृंखला। क्या नाम? मैकाल श्रृंखला। इसी पे क्या है? अमरकंटक। अब महादेव की जब राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल, अब फिर एक क्वेश्चन उठता है कि दर्रा, तो ग्वालीगढ़ और महादेव के बीच एक दर्रा है जिसको नाम जानते हैं बुरहानपुर दर्रा के नाम से। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा कि ग्वालीगढ़ और महादेव के बीच एक दर्रा है, जिस दर्रे को हम लोग कहते हैं बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा, ठीक है ना। तो कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा। किसके बीच है? तो ग्वालीगढ़ और महादेव के बीच है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा होता क्या है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? सागौन के। सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब एक काम करते हैं, तो देखो हम लोग इसे नाम देते हैं, जो ये वाला है आपका एरिया, ये वाला, इसे हम लोग जानते हैं पश्चिमी सतपुड़ा। और जो ये वाला आपका है, इसे हम लोग जानते हैं पूर्वी सतपुड़ा। किस नाम से? पूर्वी सतपुड़ा। तो हम लोग लिखेंगे इन दो पहाड़ियों को कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, और इसे जानते हैं पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा। ओके ना। ओके, अब जानते हैं इसे पश्चिमी सतपुड़ा, इसे जानते हैं पूर्वी सतपुड़ा। अब जब पश्चिमी पूर्वी सतपुड़ा जानते हैं, फिर क्या आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि सागौन के वृक्ष का मतलब आप लोग पता है कि लकड़ी बहुत ही इसकी दृढ़ और मजबूत, इसकी जो लकड़ी होती है सागौन की बहुत ही दृढ़ होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ लकड़ी होती है। अब जब टिकाऊ लकड़ी होती है तो होने का इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है कि रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में। रेलगाड़ी की इसका यूज कहाँ होता है? रेलगाड़ी के डिब्बे, हम लोग लिख लेंगे यूज इसका अगर आ गया तो रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में, रेलगाड़ी के डिब्बे, कॉमा फर्नीचर, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में, कॉमा फर्नीचर बनाने में, और कहाँ होता है? दरवाजे, जहाज आदि, जहाज बनाने, ठीक है ना, आदि। अभी और कहाँ पाए जाते? ऐसा तो है नहीं सागौन के वृक्ष के लिए यहाँ पाए जाते हैं। और बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाएंगे तमिलनाडु, आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं, फिर आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं, और कहाँ? आपके एमपी में तो पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं आपके, और उत्तरी कन्नड़ में पाए जाते हैं, उत्तरी कन्नड़ में पाए जाते हैं आपके। उत्तरी कन्नड़ के बाद और कहाँ पाए जाते हैं? आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के बाद और कहाँ पाए जाते हैं? आपके अपने प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी कन्नड़, महाराष्ट्र, एमपी में क्या पाए जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं। अब जब पाए जाते हैं तो फिर और क्या है इसकी विशेषता? तो थोड़ी सी और जान लेते हैं। तो महादेव की मैंने बताया था कि जो महादेव चोटी है इस पे क्या है आपके महादेव चोटी जो मैंने बताया था कि ग्वालीगढ़। अब तो जो महादेव पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, फिर एक बार पहले महादेव पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बता सकता है कोई? जो महादेव है, महादेव पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है, लंबाई मैंने उस दिन याद कराई थी
कि महादेव पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो महादेव पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी। अब धूपगढ़ चोटी है किसकी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। फिर एक क्वेश्चन अपने मन में उठा कि अगर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर। अब जब 1350 मीटर की ऊंचाई है तो फिर एक क्वेश्चन उठा कि ये है किस जिले में? जो धूपगढ़ चोटी है किस जिले में है? तो याद रखना कि जो ये चोटी है ये आपकी होशंगाबाद में है। कौन है? एमपी के होशंगाबाद में। अब बताओ, ऐसा लगता है कि इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे डीपली कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और फिर महादेव की चोटी पूछे तो धूपगढ़ चोटी, लंबाई 1350 मीटर, किस जिले में है? होशंगाबाद में। अब फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि मैं बता चुका हूं कि ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? तो यह एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी। तो लिख लेंगे तथा एमपी की यानी प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी प्रदेश की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? तो ये आपकी मतलब कौन सी? धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर। तो अब एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। अब फिर बात करते हैं कि सतपुड़ा में इसमें क्या बसा है? अमरकंटक। तो अमरकंटक अब मैकाल श्रेणी पर क्या है? अमरकंटक पहाड़ बसा। अमरकंटक बसा हुआ, अमरकंटक लिख लेंगे, अमरकंटक। अब अमरकंटक है तो अमरकंटक से कौन नदियां निकलती हैं? तो आपको पता है, आपकी एक नदी निकलती है नर्मदा नदी। ऐसे लिख लेंगे, अमरकंटक बसा हुआ है। कौन सी? अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक। अब अमरकंटक की बात करते हैं तो यह किस जिले में है? तो आप लोगों को पता है किस जिले में है? एमपी के अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिला। अब एमपी के अनूपपुर जिले में है तो यहाँ से होता क्या है? यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक आपकी चली जाती है जिसे हम लोग जानते हैं सोन नदी के नाम से, जो यूपी में मिलती है, जो उसमें मिलती है गंगा में। और एक आपकी चली जाती है कौन सी? ये सीधी आपकी चली जाती है जिसे हम लोग जानते हैं कौन सी नदी? नर्मदा नदी, तंत्र के नाम से नर्मदा नदी, जो सीधे चली जाती है। फिर नीचे ताप जो विभाजित करती है, फिर ताप्ती नदी चली जाती है। दोनों मिलकर क्या करती है? जाके गिरती है जाके कहाँ पे? अरेबियन सागर यानी अरब सागर में। ये जो सोन नदी तंत्र है, सोन नदी कहाँ चली जाती है? आपकी गंगा में मिल जाती है जाके, गंगा की सहायक नदी है। फिर अब ये नर्मदा नदी की सहायक नदी नर्मदा नदी तक पूरा चला जाता है आपका घूमते हुए काटते हुए कहाँ? राजस्थान गुजरात होते हुए, गुजरात से सीधे डायरेक्ट कहाँ गिरता जाके? अरब सागर में गिरता जाके। तो ये आपका हुआ। फिर एक बार हम लोग करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने में क्या है कि एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सा नदी तंत्र क्या है, की विशेषता क्या है। तो विशेषता जानने से पहले फिर एक बात हम लोग करते हैं कि सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला, सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला की क्षेत्रफल कितना है? तो 84,000 किलोमीटर। कितना? सॉरी 34,000 किलोमीटर। और क्या है कि मैंने बताया था आपको, कुछ चीज याद करने वाली बात नहीं कि जो सतपुड़ा श्रृंखला है वो 4 भागों में विभक्त है। कौन कौन सी? छोड़ दो, याद करते हैं। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। सबसे पहले याद करने की थी, जो राजा है फिर क्या है? राजा के पास ग्वाले आएंगे, फिर ग्वाले क्या करेंगे? जो दूध देगा वो कहाँ चलाएगा? महादेव पर, यानी महादेव शंकर जी पर। फिर क्या होगा? काल, उससे काल से कोई डर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले याद करते हैं कौन सी पहाड़ी? क्वेश्चन पूछेगा कौन सी सतपुड़ा की पहाड़ी नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि राजा आया राजपीपला। फिर क्या आया? राजा से ग्वाला मिलने आया, राजा से ग्वाला मिलने आया क्योंकि उसे दूध देना किसे चलाना है? मैकास महादेव पर। तो ट्रिक याद करते हैं, क्या हुआ कि सबसे पहले राजपीपला, राजपीपला के बाद क्या हुआ कि ग्वालीगढ़, ग्वाला मिलने आया तो ग्वालीगढ़ हो गया। अब जब ग्वालीगढ़ आ गया तो फिर क्या हुआ कि जब ग्वालीगढ़ ग्वाला आ गया तो फिर दूध दिया गया तो किसे चढ़ा? महादेव पर। तो तीसरी चोटी महादेव। अब फिर जब महादेव आ गए तो फिर अब मैकाल, यानी काल से कोई डर नहीं। जब तो फिर क्या हुआ? राजा को काल से कोई डर, तो अगली चोटी मैकाल। याद करते हैं, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, फिर मैकाल। ओके। अब जब फिर एक क्वेश्चन की ग्वालीगढ़ और महादेव के बीच में एक दर्रा है जिसे हम लोग जानते हैं बुरहानपुर दर्रा के नाम से। किस दर्रे के नाम से जानते हैं? बुरहानपुर दर्रे के नाम से। लिखाया कि यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन के वृक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों कि
इस जो ये वन की लकड़ियां होती बहुत ही टिकाऊ होती हैं, बहुत ही दृढ़ मतलब मजबूत होती हैं, जल्दी ज्यादा जो होता है कि दीमक वीमक जल्दी नहीं लगते हैं लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं लगते, बहुत ही टिकाऊ होती है। इसलिए इसकी यूज कहाँ होता है, तो रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में, कुर्सियां बनाने में, मेज बनाने में, फर्नीचर मतलब जो फर्नीचर लकड़ी के होते हैं मजबूत वो बनाने में होता है। और फिर और क्या होता है कि जहाज बनाने में होता है। अब पहले क्या होता था, इसका यूज होता था कि जो रेलगाड़ी के बीच में क्या होता है कि रेलगाड़ी जो होती है, जो रेलवे लाइन होती है, जो रेलवे लाइन इस प्रकार होती है, तो रेलवे लाइन के बीच में होता था कि बीच में जो इस समय तो पत्थर के लगते हैं लेकिन पहले क्या होता था, लकड़ी के लगते थे। ये क्या होता था, पहले लकड़ी के लगते थे, मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रेलगाड़ी जो रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन के बीच में जो इस समय तो पत्थर के मिट्टी के रेत के सिलिका के बने होते हैं, तो पहले क्या होता था ये लकड़ी के होते थे। ये लकड़ी से ट्रेन ऊपर से ट्रेन निकल जाती, बीच में होते थे क्या होते थे, पहले लकड़ी के होते थे। अब लकड़ी कौन सी होती थी, तो लकड़ी सागौन की लकड़ी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि वृक्ष कटने लगे, जब वृक्ष कटने लगे तो बहुत ज्यादा क्या हुआ, पर्यावरण को हानियां हुई। जब हानियां हुई तो मतलब संकट में आया, जब संकट में आया तो फिर क्या हुआ, ये किससे बनने लगे, आपके पत्थर से, यानी पथरी सिलिका हो गया, सीमेंट हो गया, आपके ये सब रेत से बनने लगे। तो इसलिए अब इसका यूज नहीं होता है। पहले तो हम लोगों को नहीं देखा होगा लेकिन आप देखा होगा सबने, ज्यादातर लोगों ने इसका यूज कहाँ होता है, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में होता है आपका, और कहाँ पे, फर्नीचर। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, सागौन के वृक्ष, सागौन जो है सागौन पाए कहाँ जाते हैं, तो ये आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं, आपके जहाँ वर्षा ठीक ठाक होती है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के बाद आपके और कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा के बाद कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके महाराष्ट्र, यानी बिल्कुल आपके पड़ोसी राज्य प्रदेश का अपना कौन सा है, तो महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। फिर आपका एक पड़ोसी राज्य और कौन सा है, पूर्व में छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उत्तरी कर्नाटक में पाए जाते हैं, और फिर कहाँ पाए जाते हैं, आप अपने प्रदेश में पाए जाते हैं, प्रदेश अपना मध्य प्रदेश। कितना प्यारा प्रदेश है। फिर क्या बात करते हैं कि ऊंची चोटी की बात करें तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी है। अब फिर धूपगढ़ चोटी, अब सबसे महान कौन था, राजपीपला राजा। तो फिर राजा से भी महान तो शंकर जी थे ना, महादेव, तो राजपीपला। फिर ग्वाला आया तो ग्वालीगढ़, फिर क्या हुआ, महादेव। तो महादेव पर जो सबसे अच्छे होंगे उन्हीं पर तो होगी, भगवान जी पर, तो क्या हुआ, महादेव पर याद रखना, महादेव पर है। अब महादेव पर कौन सी चोटी है, धूपगढ़, क्योंकि अब याद कैसे करना, महादेव पर चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 1350 मीटर। अब जब 1350 मीटर है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। अब एमपी की ऊंची चोटी होने के साथ साथ ये सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि किस जिले में है, तो याद रखना ये होशंगाबाद में है, एमपी के होशंगाबाद में। फिर एक काम आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है, मैकाल पर्वत श्रृंखला आती है। जब मैकाल पे हम लोग जाते हैं तो वहां पे अमरकंटक है। अब अमरकंटक का मतलब मैंने ट्रिक बताई थी, सोनम अमर है। फिर एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, जो होते हुए आपकी अरेबिया सागर में चली जाती है। एक सहायक नदी इसके बराबर में ताप्ती नदी बहती है। फिर एक सोन नदी सीधे निकल जाती है, कहाँ पे, यूपी उधर गंगा जी में मिलती है, गंगा में मिलती है जाके। अब गंगा की लंबाई तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अमरकंटक चोटी है कहाँ, तो एमपी के अनूपपुर जिले में है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये चोटी है तो किस जिले में है, तो एमपी के अनूपपुर जिले में है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो बुरहानपुर दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो ग्वालीगढ़ और महादेव। ये आपका क्या हुआ, सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला। अब हम लोग डालेंगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के अंदर इसका क्षेत्रफल जानेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया इसका एरिया होता है 26,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कितना होता है, 26,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब जब 000 किलोमीटर स्क्वायर होता है तो इसके साथ जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ की मृदा, तो लाल पीली मृदा।
डेलोसोला की मृदा पाई जाती है, मृदा लाल पीली मृदा पाई जाती है। फिर एक कि यह मिट्टी चावल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जो लाल पीली मृदा होती है चावल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, चावल के लिए उपयुक्त होती है, चावल के लिए उपयुक्त। तो फिर एक क्वेश्चन उठा कि ये जो चावल के लिए उपयुक्त होती है, तो एमपी के बालाघाट जिले में, एमपी का जो बालाघाट जिला वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल होता है। एमपी के बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा चावल होता है, एमपी के बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा चावल होता है। तो एक बात आप लोगों को याद होगी कि चावल की सबसे ज्यादा किस्म कौन सी होती है, तो काली मूंछ होती है। चावल की जो किस्म होती है वो कौन सी है सबसे ज्यादा, चावल की जो किस्म है वो होती है काली मूंछ। तो ये याद रखना है क्वेश्चन। और गेहूं की, तो गेहूं की मैं बता दूं यहाँ पे टॉपिक है, तो सरबती होती है सबसे ज्यादा, कौन सी, सरबती। क्वेश्चन उठता है कि एमपी का सबसे ज्यादा चावल की किस्म कौन सी होती है, तो काली मूंछ, और कौन सी होती है, सरबती। फिर गेहूं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा होता है उज्जैन में। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो मालवा क्षेत्र में होता है, इसे हम लोग गेहूं की क्या बोलते हैं, डलिया। फिर चावल की किस्म इसे बोलते हैं काली मूंछ, चावल की किस्म क्या है, काली मूंछ। और सरबती चावल होता कहाँ है सबसे ज्यादा, तो होशंगाबाद में होता है, याद रखिएगा, सॉरी बालाघाट में होता है। अब खनिज से संपन्न क्षेत्र, खनिज से संपन्न क्षेत्र, खनिज से संपन्न क्षेत्र, खनिज से संपन्न क्षेत्र है मतलब बालाघाट जो जिला है, बालाघाट जिले में क्या होता है आपका, बालाघाट जिले में आपके मैग्नीज होता है, मैग्नीज होता है आपका, अभ्रक होता है, अभ्रक के साथ आपका तांबा होता है, तांबा होता है आपका, मैग्नीज होता है, तांबा होता है। तांबा के बाद और एक खनिज होता है बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में क्या होता है, सबसे ज्यादा चावल भी होता है। तो एक खनिज होता है जिससे हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज आप लोगों ने कहा देखा होगा, कुछ हल्की सी मात्रा में देखा होगा। जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, तो पेंसिल की जो वो होती है, नोक होती है, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, उसमें कुछ मात्रा में, बहुत घटिया मात्रा में, ज्यादा अच्छी मात्रा में नहीं बोला हूं, बहुत घटिया मात्रा में ग्रेफाइट का यूज होता है। तांबा या कॉपर हुआ, अभ्रक हुआ, मैग्नीज हुआ। अब ये कौन कौन से हुए, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट। तो मैंने ग्रेफाइट का यूज बताया कि जो पेंसिल की नोक होती है उसे क्या बोलते हैं, कि बहुत घटिया मात्रा में पाई जाती है, कौन सी, तो आपकी ग्रेफाइट का यूज होता है। अब हम लोगों का दोस्तों हुआ क्या कि जो बघेलखंड का पठार पढ़ रहे थे, तो हम लोगों के पठार जितने मैं बताया था 3 बड़े भाग तथा 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। तो 7 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से थे, तो मैंने आपको इन 7 भौगोलिक क्षेत्र की एक एक विशेषताएं बताई कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, कौन सा किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है, किस मृदा में सोयाबीन की खेती की जाती है, किस मृदा में सोयाबीन की खेती की जाती है, तो किसे सोया स्टेट बोलते हैं, बता सकता है जी, हाँ। तो सोयाबीन की खेती की कहाँ की जाती है, तो सबसे ज्यादा सोया राज्य किसे बोलते हैं, सोया स्टेट तो बोलते हैं एमपी को। अब किस मिट्टी में की जाती है तो वो है आपकी काली मिट्टी। फिर एक क्वेश्चन कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर। फिर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जाना पाव। अब जब जाना पाव चोटी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 854 मीटर। अब यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, तो चंबल नदी का उद्गम होता है। फिर एक क्वेश्चन कि सरसों का भंडार किसे बोलते हैं, सरसों का भंडार किसे बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास कि ऑप्शन है आपके पास, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा का पठार। तो किसे बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मध्य भारत का पठार को बोलते हैं सरसों का भंडार। लेकिन सबसे ज्यादा सरसों होता कहाँ पे है, तो आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होता है। फिर एक क्वेश्चन होता है कि एमपी को मतलब चंबल नदी को यानी मध्य भारत की जीवन दायिनी किसे बोलते हैं,
मध्य भारत को जीवन दायिनी किसे बोलते हैं? तो किस नदी को बोलते हैं? चंबल नदी को बोलते हैं। किस नदी को? चंबल नदी को। अब एक बात बताओ, किस पठार की जो यात्री थे जिसका नाम फाहियान था, क्या नाम था? फाहियान नाम था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे, किस पठार की तारीफ की थी और क्या कहा था? किस पठार की तारीफ की थी और क्या कहा था? तो आपको पता है मालवा का पठार था, जिसका क्षेत्रफल हो रहा था अपना 88,222 किलोमीटर। उस जलवायु की तारीफ करते हुए क्या कहा था कि मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, मतलब विश्व की जलवायु में ने कहा था कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। किसने कहा था? तो फाहियान में। है कैसी? समशीतोष्ण कटिबंधी। समशीतोष्ण कटिबंधी मतलब कि ना तो ज्यादा सर्दी ना ही ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी ना ही ज्यादा गर्मी। फिर एक क्वेश्चन होता है कि अनाज का भंडार किसे कहते हैं? अनाज का भंडार, मैं गेहूं की डलिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनाज का भंडार की बात कर रहा हूं। तो किसे कहते हैं अनाज का भंडार? तो मालवा के पठार को बोलते हैं। और फिर मध्य प्रदेश में किस जिले में स्लेट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वो है आपका मंदसौर जिला। फिर क्वेश्चन फिर है कि चीनी मिट्टी और संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ये हम लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं नर्मदा नदी, कौन से? चंबल नदी तंत्र के नाम से। चंबल नदी तंत्र के साथ मिलते हैं। हम लोगों का एक टॉपिक पठार वाला कंप्लीट हुआ। जब पठार वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ तो फिर इसके बाद हम लोग आएंगे नदी तंत्र। अब नदी तंत्र में जानेंगे कि नर्मदा नदी, सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल नदी तंत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी का उत्पाद कहाँ से निकलती है? तो इंदौर की महू तहसील। अब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने महू तहसील भैया क्यों बोला? तो सर, तो महू तहसील का नाम अम्बेडकर पूरे कर दिया, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? महू तहसील। निकलती कहाँ से? थोड़ा सा जान लेते हैं पृष्ठभूमि का नदी तंत्र के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में नदी तंत्र पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कहाँ से क्या होता है। अब जब जानते हैं तो फिर इंदौर की महू तहसील से अब कहां से निकलती है? तो जाना पाव पहाड़ी। आपको पता है चंबल नदी तंत्र, जाना पाव पहाड़ी की ऊंचाई 854 किलोमीटर। निकलती कहां से? इंदौर के महू तहसील में जाना पाव पहाड़ी है। फिर यहाँ से क्या होता है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल है भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल है। अभी जब घड़ियाल देखे गए थे तो यहाँ पे कितने घड़ियाल थे? 1255 घड़ियाल थे। इसी वजह से मध्य प्रदेश को सोया राज्य के साथ साथ याद रखना घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? घड़ियाल राज्य, क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी बना हुआ है। और चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी तंत्र की है। फिर यहाँ पे गांधी सागर परियोजना भी है। अब गांधी सागर परियोजना है तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1954 में हुआ था। जब 1954 में हुआ था, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसका? चंबल नदी तंत्र यानी गांधी सागर परियोजना का। अब जो इसकी गांधी सागर परियोजना, इसकी मेगावाट कितनी? 115 मेगावाट है, यानी 115 मेगावाट, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 50-50% यानी 50-50% की हिस्सेदारी है। फिर चंबल नदी की सबसे बड़ी बात तो बता दी कि लेकिन इसका प्रवाह किन राज्यों में होता है? तो इसका प्रवाह 3 राज्यों में होता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश के बाद आपका होता है उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में होता है, क्योंकि इटावा में जब चंबल नदी जाती है तो फिर इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान में 2 बांध बने हुए, कौन कौन से? तो राणा सागर, कौन सा? राणा सागर और जवाहर सागर बांध आपके बने हुए। और कौन सा बांध? तो मैंने बताया था गांधी सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है? आपका गुजरात में बना हुआ है। फिर एक बात करते हैं कि इससे लंबाई कितनी है? तो इसकी है 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई किसकी? तो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चंबल नदी तंत्र के बारे में। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं चंबल नदी के तंत्र के साथ। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी का नाम क्या? तो मैंने बताया था कि चरमावती, धर्मावती और चारमान्यवती इनके अन्य नाम है। तो ऐसे अच्छे नदी तंत्र के बाद मिलेंगे। अगली वीडियो में हम लोग 2 नदी तंत्र कवर करेंगे। 2 नदी तंत्र कौन कौन से? कि नर्मदा नदी तंत्र, और जिसे नर्मदा नदी तंत्र को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा नदी तंत्र को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। तो 2 या 3 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नदी तंत्र खत्म करेंगे। जब 2 या 3 वीडियो में नदी तंत्र खत्म करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मध्य प्रदेश की मिट्टी। फिर एक वीडियो में मिट्टी खत्म कर देंगे, फिर दूसरे वीडियो में कृषि खत्म कर देंगे। कृषि के बाद फिर हम लोग मध्य प्रदेश की खनिज एक वीडियो में खत्म करके वन संपदा पर आ जाएंगे, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तब तक के लिए बेटा अगले वीडियो में मिलते हैं। तब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेक केयर, थैंक यू बेटा।